केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया। इसके जरिए मौजूदा वक्फ कानून में बदलाव किया जाना है। वैसे तो केंद्र ने इस विधेयक को पिछले साल अगस्त को लोकसभा के पटल पर रखा था, हालांकि बाद में सर्वसम्मति से इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी ने करीब 6 महीने तक विधेयक पर मिले संशोधन के सुझावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर से संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। 1 महीने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस विधेयक पर मुहर लगा दी। अब सरकार ने बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिर में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करने का फैसला किया। इसके जरिए सरकार वक्फ कानून 1995 में संशोधन करना चाहती है। फिलहाल इसी कानून के तहत देश में वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन भी होता है। हालांकि सरकार अब वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर ढंग से अंजाम देना चाहती है, साथ ही इनसे जुड़े विवादों को भी जल्द सुलझाना चाहती है। जेपीसी में भेजे जाने के बाद से इस विधेयक को लेकर कितने बदलाव किए गए, जेपीसी के पास पहुंचा जब बिल तो उसमें किस तरह के संशोधन हुए और क्यों और कितनी को मंजूरी मिली, जेपीसी राजनीतिक दलों के बीच जब उस कमेटी को बनाया जा रहा था तो किस तरीके की चर्चा शुरू हुई, जेपीसी के पास होने के बाद विधेयक में क्या क्या बदलाव हुए, इस तरह की बातें आज चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि लगातार संसद में हंगामा हो रहा है। विपक्ष इस बिल के विरोध में खड़ा है और कह रहा है कि जमीन हड़पने की कोशिश है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने के प्रस्ताव को रखा गया। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की भी बात की गई। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड के मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल रहा। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार ने गुरुवार को बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सिफारिश की। हालांकि विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक में मौजूदा प्रावधानों का विरोध करने के बाद सरकार ने इसे जांच के लिए जेपीसी को भेजने की बात कही। 572 संशोधनों के प्रस्ताव मिले थे जेपीसी को, जिसमें कि 14 को ही स्वीकारा गया। जेपीसी ने इस विधेयक पर करीब 6 महीने तक विचार किया। बताया गया कि संसदीय समिति के सदस्यों ने कुल 572 संशोधनों का सुझाव दिया था, अमेंडमेंट का सुझाव दिया था। इस जेपीसी के अध्यक्ष बीजेपी के नेता जगदंबिका पाल ने समिति की तरफ से प्रस्तावित संशोधनों को समेकित सूची में भी जारी किया। उन्होंने बताया कि खंडवार तरीके से हर संशोधन पर चर्चा हुई है, इसलिए 6 महीने का वक्त लगा। जेपीसी की आखिरी बैठक 27 जनवरी को हुई थी। इसमें जगदंबिका पाल ने बताया कि जिन संशोधनों को सरकार और विपक्ष की तरफ से पेश किया गया, उनमें से 44 संशोधनों पर गहराई से चर्चा हुई। जगदंबिका पाल ने बताया कि हमने सभी सदस्यों से प्रस्तावित संशोधन मांगे थे। समिति ने 14 संशोधनों को बहुमत के आधार पर स्वीकार किया। विपक्ष ने कुछ संशोधन सुझाए थे, लेकिन जब इन्हें लेकर मतदान कराया गया तो बहुमत के आधार पर फिलहाल ये खारिज हो गए। उधर जेपीसी के सदस्य और सांसद अपराजिता सारंगी कहती हैं कि जेपीसी की बैठक पूरे लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई है। सभी को बोलने का मौका दिया गया। 108 घंटे विधेयक पर चर्चा हुई है। 284 हितधारकों से बात हुई है। समिति ने जिन संगठनों के लोग दिल्ली नहीं आ सके, उन सदस्यों के जहां विभिन्न राज्यों में जाकर विधेयक पर चर्चा की है। जेपीसी बैठकों में आमने सामने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दिखाई पड़े। इस बीच जेपीसी की बैठकों में सत्ता और विपक्ष के बीच की तनातनी की भी चर्चा थी। समिति की बैठक से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से टेबल पर बोतल पटकने से लेकर सांसदों के हंगामा करने तक की खबरें सामने आई थी। आपको याद होगा, हमने वो वीडियो दिखाया था जो बोतल कल्याण बनर्जी की तरफ से जगदंबिका पाल की तरफ फेंकी गई थी। इन सब के बीच जनवरी में ही जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 10 सांसदों को कमेटी की बैठक से पूरे दिन के लिए निलंबित भी किया था। कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, अज़दुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक, इमरान मसूद, ये वो नाम थे, वो सांसद थे जो कि इस बैठक से एक दिन के लिए बाहर किए गए थे, निलंबित किए गए थे।
निलंबित सांसदों ने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी। जेपीसी अध्यक्ष पर अपनी बातों को अनसुना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेपीसी की 27वीं बैठक को रद्द करने की मांग है हमारी, लेकिन जगदंबिका पाल ने उसका जवाब तक नहीं दिया। इस दौरान द्रमुक के सांसद ए राजा ने मीडिया से कहा कि जेपीसी अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने जगदंबिका पाल को कठपुतली तक बता दिया। जेपीसी में बहुमत से पास किया गया वक्फ संशोधन, ये बात लगातार इस बैठक के बाद सामने आई। 29 जनवरी को यह खबर आई कि संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक को 15-11 मतों के अंतर से मंजूरी दे दी है। समिति ने वक्फ विधेयक की समीक्षा के बाद 655 पन्नों की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस रिपोर्ट को सौंपा गया। इस जारी रिपोर्ट को समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि विधेयक में किए गए कई संशोधनों ने विपक्ष की चिंताओं का समाधान किया है। उनका कहना है कि जब ये विधेयक पारित होगा तो वक्फ बोर्ड को अपने काम को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस विधेयक के तहत पहली बार पसमानदा मुसलमानों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को वक्फ के लाभार्थियों में शामिल किया गया है। हालांकि मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक की आलोचना तक की, इसे असंवैधानिक बताया। उनका कहना था कि यह विधेयक सरकार को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, जिससे वक्फ बोर्ड का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। विपक्षी सांसदों ने इस प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक बताया। इसके साथ ही आरोप लगाया कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए और असहमति व्यक्त करने के लिए समय बड़ा कम मिला था। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम के सांसदों ने विधेयक की तीखी आलोचना की। कुछ विपक्षी सांसदों ने अपनी असहमति भी दर्ज कराई, जबकि कई ऐसा करने के लिए शाम 4 बजे तक का समय ले रहे थे। वो ये आरोप लगा रहे थे कि 655 पन्नों की रिपोर्ट उन्हें बहुत कम समय में पढ़ने के लिए दी गई थी। विधेयक में जेपीसी ने क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ये भी आपको फटाफट बता देते हैं। हर कोई अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकेगा। विधेयक में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता का खंड हटाया जाएगा और यह साफ किया जाएगा कि वक्फ संपत्ति से संबंधित मामले अब पूर्वव्यापी तरीके से नहीं खोले जाएंगे, जब तक कि वो विवादित ना हो या सरकारी संपत्ति में ना हो। इसके अलावा वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का समर्थन किया गया, ताकि वो वक्फ मामले में रुचि रखने वाले या विवादों में पक्षकार न बने। इधर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों का नामांकन भी हुआ, ये भी एक बड़ा संशोधन है। विधेयक में वक्फ बोर्डों के संचालन में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जैसे कि अब बोर्ड में गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित किया जाना है। इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद में 1 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होंगे, जिनमें से कोई भी इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं होगा। सरकारी अधिकारी को जांच की शक्ति होगी, ये भी एक बड़ा बदलाव है। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में जो विधेयक पेश किया गया था, उसमें वक्फ से जुड़े विवादों के मामले में जिला कलेक्टर को जांच की शक्ति दी गई थी। हालांकि जेपीसी ने जिला कलेक्टर वाली शक्ति को खत्म करने पर सहमति जताई और राज्य सरकार को इन मामलों में जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के नामित करने का जो प्रस्ताव था वो पारित किया। अगला जो बदलाव हुआ जेपीसी के पास आने के बाद, वो था वक्फ संपत्ति का केंद्रीय डेटाबेस में पंजीकरण। विधेयक में मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत हर वक्फ संपत्ति की जानकारी अधिनियम लागू होने के बाद 6 महीने के अंदर सेंट्रल डेटाबेस में होना चाहिए। इतना ही नहीं, डेटाबेस में किसी भी सरकारी संपत्ति को जिलाधिकारी के पास चिन्हित भी किया जाना है, जो कि बाद में इस मुद्दे की जांच कर सकेगा। विधेयक में शामिल इस संशोधन में कहा गया कि अगर वक्फ को कोई केंद्रीय पोर्टल में नहीं डाला जाता तो इससे वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण होने या विवाद पैदा होने पर अदालत जाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। हालांकि एक अन्य स्वीकृत संशोधन के मुताबिक राज्य में वक्फ न्यायाधिकरण की संतुष्टि के बाद कुछ स्थितियों में पंजीकरण के लिए अवधि बढ़ाने का भी अधिकार है, अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। एक जो बड़ा संशोधन जेपीसी के पास आने के बाद हुआ, वो ये कि अंतिम निर्णय नहीं होगा, इस बोर्ड का अंतिम न्यायाधिकरण का फैसला नहीं माना जाएगा। यानी कि स्पष्ट तौर पर समझिए, वक्फ कानून 1995 के तहत वक्फ न्यायाधिकरण को सिविल कोर्ट की तरह काम करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसका फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाता था। इन्हें किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वक्फ न्यायाधिकरण की ताकत को सिविल अदालत से ऊपर माना जा रहा था।
हालांकि विधेयक में अब न्यायाधिकरण के गठन के तरीके को भी बदला जा रहा है और इसमें यह भी कहा गया कि वक्फ न्यायाधिकरण में एक जिला जज होगा और एक संयुक्त सचिव रैंक का राज्य सरकार का अधिकारी होगा। वक्फ संशोधन विधेयक में कहा गया कि न्यायाधिकरण का जो फैसला है, यानी वक्फ न्यायाधिकरण का जो फैसला है, वो अंतिम नहीं होगा। इसे न्यायालय में, सिविल अदालतों में चुनौती दी जा सकेगी, उच्च न्यायालय हो या जो भी निचली अदालतें। एक बार आपको यह भी बता दें कि देश में वक्फ कानूनों में बदलाव कब कब हुए हैं। 1954 की अगर बात करें तो वक्फ कानून, इस कानून के तहत वक्फ के केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई थी। 1964 में केंद्र सरकार ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया था। केंद्रीय संस्थान भारत में 1954 के कानून के तहत ही अलग अलग राज्यों में स्थापित ये वक्फ बोर्ड काम को संचालित कर रहे थे। 1995 में नए कानून की बात हुई। नए कानून के तहत वक्फ कानून को और मजबूत किया गया। इसे जिस क्षेत्र में वक्फ है उस क्षेत्र में विवाद सुलझाने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण को सिविल कोर्ट की तरह काम करने की स्वतंत्रता दी गई, जिसका कि बदलाव अभी हो चुका है। ऐसे में वक्फ को लेकर जो भी विवाद होते थे उनमें वक्फ न्यायाधिकरण का फैसला ही अंतिम और सर्वमान्य माना जाता था। ये 1995 के संशोधन के बाद हुआ था। इन्हें किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ऐसे में वक्फ न्यायाधिकरण की ताकत को सिविल अदालतों से ऊपर माना जाने लगा। फिर 2013 आया। 2013 में इस एक्ट में कुछ और संशोधन हुए। इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर राज्य में वक्फ की संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा। गवाहों को बुलाना, किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा करना, यह सब सर्वे कमिश्नर करेगा। 2013 के संशोधन के बाद ऐसा हुआ। इसके लिए सर्वे कमिश्नर का एक ऑफिस होता था जिसमें कई सर्वेयर रहते थे। स्थानीय स्तर पर वक्फ की संपत्ति की देखभाल करने वालों को मुतवल्ली कहते हैं। इसकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड ही करता था 2013 तक। 2013 से अब तक, उस संशोधन के बाद से अब तक यही नियम चल रहा था। लेकिन फिलहाल अब वक्फ संशोधन बिल आ चुका है, सदन के पटल पर आ चुका है। लगातार दो हिस्सों में, दो धड़ों में बटा हुआ सांसदों का पूरा ग्रुप नजर आता है। एक तरफ एनडीए के वो सांसद जो सहयोग करते नजर आ रहे हैं इस बिल पर, और दूसरे इंडिया गठबंधन के वो सांसद, वो पार्टियों के सांसद जो कि लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।